Hello, 8th class. We are going to start with the second lecture of your first chapter of biology. इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी एंड वो टर्म्स थोड़ी सिंपल सिंपल होती हैं जैसे ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, ये थोड़ी सी सिंपल टर्म्स हैं, लेकिन जब हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना रिलेटेड टू द व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम, ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स आपके 8th में भी है, 9th में भी, 10th में भी जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ऐसी होती है कि बच्चे के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो तब वो फटाफट उसका आंसर दे पाता है, नहीं तो इन चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख के करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर कि जाइलम टिश्यू जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अक्रॉस द प्लांट। होता कहाँ है, सॉइल से वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है प्लांट्स और उसको फिर कन्वे करता है पूरी अपनी बॉडी में थ्रू द जाइलम टिश्यूज। नाउ रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करें, द आपकी बुक में जो दे रखा है कि द प्लांट्स अब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स थ्रू देयर रूट्स, ये तो ठीक बात है ना। रूट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि इनेबल करती है उनको कि वो बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करके, जैसे अब रूट्स तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती हैं, लिमिटेड नंबर होती हैं। अब बहुत बड़ा ट्री है, कोई छोटा प्लांट है तो चल जाता है, बहुत बड़ा ट्री है तो उसको तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। उसकी सप्लाई मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि रूट्स के पास ना एज सच भी मेन रूट जो है उसके पास इन्यूमरेबल नंबर ऑफ रूट हेयर होते हैं। जैसे हमारे बाल है ना, ऐसे रूट्स की बहुत बहुत फाइन आउटग्रोथ्स होती हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। वो पूरे सॉइल में स्प्रेड रहते हैं और जो बड़ी ट्रीज होते हैं ना उनकी तो रूट्स बहुत डीप और बहुत एरिया में, बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड होकर रखी है, तब वो उसको सप्लाई कर पाते हैं अपने ट्री को। तो रूट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर। रूट के पास ऐसे कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी भगवान ने उसको एक अडेप्टिव कैपेबिलिटी दी है, या ऐसा कौन सा अडेप्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो पूरे अपने प्लांट को वाटर सप्लाई कर सकता है। तो वो मैकेनिज्म या वो चीज़ हो गई रूट हेयर। रूट हेयर होते क्या हैं, दे आर फाइन आउटग्रोथ्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। रूट्स का जो सबसे बाहर वाले सेल होते हैं ना, रूट्स की टीएस का तो सर्कुलर आपने 6th क्लास में डायग्राम बनाया होगा, रूट और स्टेम की टीएस का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं जब, तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर ऑफ सेल्स है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस के जो सेल हैं उन्हीं में से रूट हेयर ग्रो करने लगता है, तो दैट इज़ वाई वी कॉल देम एपिडर्मल सेट्स की वो आउट ग्रोथ है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये एक सेल है, आई टेक अ डिफरेंट कलर, यस, ये एक एपिडर्मल सेल है ना, ये इसकी बाउंड्री, और ये जो है इसी की एक्सटेंशन हो गया, ये रूट हेयर निकल के आ गया इसमें से। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे आपको यहाँ देख रहे हैं, ये एक एपिडर्मल सेल है, इसमें से रूट हेयर निकल रहा है, ये दूसरा है, इसमें से भी रूट हेयर निकल रहा है, ये तीसरा है, इसमें से छोटा सा रूट हेयर निकल रहा है। तो ये एपिडर्मल सेल्स में से ही रूट हेयर निकलते हैं, मतलब कि एपिडर्मल सेल्स की आउट ग्रोथ है रूट हेयर। ओके, आपको दिख रहा है ये डायग्राम अक्सर बनाने में आता है 10th में भी, और 10th में तो एक्चुअली ये देते हैं कि डायग्राम देते हैं और उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं फिर कि क्या क्या होता है। बड़े इंटेंस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाते हैं। देखो, ये आपका एपिडर्मल सेल हो गया, ये रूट हेयर हो गया, उसकी एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल भी मार्क करनी है, अंदर साइटोप्लाज्म मार्क करना है और न्यूक्लियस मार्क करना है। ये सारी चीज़ें आपको मार्क करने को आती हैं, कई बार लेबलिंग करने को दे देते हैं इस डायग्राम को। ये डायग्राम बड़ा फेवरेट है टीचर्स का, जो बोर्ड में पेपर सेट करते हैं उनका ये डायग्राम अक्सर आता है। बोर्ड में भी 10th बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ भी आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि एपिडर्मल सेल्स हैव एन आउटर सेल वॉल एंड एन इनर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो हो गई क्योंकि प्लांट सेल, प्लांट पार्ट का सेल है, सॉरी प्लांट का सेल है वो, है ना, एपिडर्मिस का जो सेल है, तो उसके पास क्या होगी, उसके पास एक तो सेल वॉल है और अंदर सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास होती है। ठीक है, देन आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है इट इज़ कैसी होती है, सेल वॉल it is freely permeable membrane, that means it will allow all the substances to pass through it। freely permeable का मतलब हो गया कि उसके जो पोर होते हैं मेम्ब्रेन के वो इतने बड़े हैं कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं, वो पास हो जाते हैं उसके थ्रू।
उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है उसके पोर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ एक साइज का ही मॉलिक्यूल उसमें पास हो सकता है, उससे बड़ा अगर मॉलिक्यूल आएगा तो वो उसको ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है या डिफरेंशियली परमिएबल है या सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये हम सारी टर्म्स यूज़ करते हैं। सेमी की जगह हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। या हम इसको बोल सकते हैं इट इज़, एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल, मतलब कि डिफरेंस करती है चीज़ों के बीच में और सिर्फ कुछ चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी बात कर रही हूँ मैं, इट इज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल। तो इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट नॉट लार्जर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स इसीलिए साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेल वॉल के थ्रू एंटर करती हैं, लेकिन वो बाहर ही रुक जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाती। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। जैसे इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। अब उसके जो दरवाजे हैं, सपोज वो 6x3 के हैं, तो उसमें एक हाथी अंदर नहीं जा सकता, उसको तोड़े बिना, दीवार को तोड़े बिना, है ना, उस डोर में से एंटर नहीं हो सकता। तो आप यही मान लीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो दरवाज़ों का साइज़ है वो छोटा छोटा है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज़ का ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर साइज़ का पार्टिकल ही उसके अंदर जा सकता है, उससे बड़ा नहीं जा सकता, मैक्रोमोलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता। जबकि जो सेल वॉल है उसमें बहुत बड़े बड़े डोर्स हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अंदर जा सकती हैं, उसके पोर्स जो हैं बड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देन अब ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं एग्ज़ाम में, ये भी पूछा जा सकता है कि रूट हेयर के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसको वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आपके अभी 8th में काम आ रहे हैं, 10th बोर्ड में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि हमारा सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ होता है कि 7th में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो 9th क्लास में रिपीट होती हैं, और जो हम 8th में चीज़ें पढ़ते हैं वो 10th क्लास में रिपीट होती हैं, मतलब उनकी डिटेल्स आते हैं। तो फीचर्स ऑफ रूट हेयर, कौन से ऐसे फीचर्स हैं रूट हेयर के दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे पहले तो रूट हेयर का सरफेस बहुत बड़ा है, लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि बहुत सारे रूट हेयर हैं, तो भाई उन सब रूट हेयर का अगर हम एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालें तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया दैट अलाउज मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस एरिया बहुत हेल्प आउट करता है। देन न्यूमरस टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन है उसमें भी बहुत सारे पोर्स हैं, मतलब रूट हेयर का तो सरफेस इतना बड़ा हो गया, उसके अलावा उसमें मेम्ब्रेन में पोर्स इतने सारे हैं कि वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देते हैं पास होने के लिए। तो ये भी एक फीचर हो गया। देन सेल सैप ऑफ रूट सेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना समझने की कोशिश करना। सेल सैप ऑफ रूट सेल्स इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द सराउंडिंग वाटर। मतलब जो हमारा रूट सेल है, रूट सेल के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट है ना, उसके जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके सेल के अंदर, तो वो जो है उसको हम सेल सैप बोलते हैं। ठीक है, जो सेल के अंदर लिक्विड है, फ्लूइड है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सेल की जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल सैप बोल रहे हैं। तो वो जो रूट सेल्स का जो सेल सैप है, इट इज़ मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कम्पेयर टू दी सराउंडिंग सॉइल। सराउंडिंग सॉइल में जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी मिनरल्स हैं, सोल्यूट्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू द सेल सैप। तो क्या होगा, पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप की ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे पानी कम है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, और बाहर सराउंडिंग जो एरिया है जो सॉइल का, वहाँ पे पानी ज़्यादा है और न्यूट्रिएंट्स कम है, सोल्यूट्स कम है। सो वाटर विल मूव इन फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर। वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेगा बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इस पे रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल सैप तो कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो फिर तो वहाँ से पानी बाहर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम बात क्या कह रहे हैं कि सेल सैप कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। जब हम डिफ्यूजन की बात करें, ऑस्मोसिस की बात करें, वाटर मूवमेंट्स की बात करें, तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। देन नेक्स्ट इज सेल वॉल जो है रूट हेयर की, इट इज़ फ्रीली परमिएबल।
सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल होती है, सब आ जाओ सबको आने देती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये हमने पढ़ लिया। नाउ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो ये मूवमेंट, अब वाटर अब्जॉर्ब तो हो गया। देखो अब एक और चीज़ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर अब्जॉर्ब किस प्रोसेस के थ्रू होता है और वाटर का मूवमेंट किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसमें भी स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज। दीज आर टू डिफरेंट इश्यूज। वाटर एक अब्जॉर्ब हुआ मतलब सराउंडिंग सॉइल से रूट के अंदर एंटर कर गया, तो वो एक अलग प्रोसेस से एंटर करेगा, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सर्टेन प्रोसेस से एंटर कर रहा है। अब वो जो वाटर जो एंटर कर गया है रूट हेयर में, वो कहाँ जाएगा, हॉरिजॉन्टली मूव करके जाइलम टिश्यू तक पहुंचेगा, रूट के सेंटर तक, और फिर वो जाइलम जो है एक पूरा चैनल बनाएगा, जाइलम, रूट जाइलम, फिर स्टेम जाइलम, फिर लीफ जाइलम तक जाएगा, मतलब वो एक पूरा चैनल जो बनेगा वो एक अलग होगा। तो दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर। तो पहली चीज़ है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरी चीज़ है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये दोनों दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको क्या पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आंसर दे रहे हैं। Okay, so they are saying that water molecules move in plant in 3 different ways. First is diffusion, second is osmosis, and third is active transport. मूव इन प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री हो रही है वो ये 3 डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम इन प्रोसेसेस को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है। डिफ्यूजन की प्रोसेस आपको पता है, डिफ्यूजन के बारे में कई बार आप पढ़ चुके हो कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोई भी सॉलिड के, लिक्विड के या गैसेस के, फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ से वो दूसरी एरियाज़ में, दूसरी सारी डायरेक्शंस में, है ना, सराउंडिंग्स, ऑल डायरेक्शंस में मूव करेंगे और उन रीजन्स में जाएंगे जहाँ पे कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक पूरे एरिया में सेम कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए। इक्विलिब्रियम इज रीच्ड मीन्स सब एरियाज, जितने भी एरिया था उसमें वो मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गया, सेम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब जगह हो गए। दैट इज डिफ्यूजन। अब ये सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह होता है। गैसेस में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे हमने किसी मीडियम को मेंशन नहीं किया, मतलब डिफ्यूजन फ्री हो रहा है, एक फ्री एटमॉस्फेयर में हो रहा है, कोई मीडियम हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये प्रोसेस जो है ऑटोनॉमस होती है, अपने आप, इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, इसमें कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है, प्लांट की बात करें अब हम, वाटर एंटर्स द रूट सेल थ्रू द सेल वॉल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और इसमें देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस डज नॉट नीड द प्लांट टू स्पेंड एनर्जी, इट डजंट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी स्पेंट बाय द प्लांट, ठीक है, अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है ये। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इसकी भी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन, देखो ये भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तक ये डिफ्यूजन के बराबर था। नाउ एड ऑन क्या हो गया, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन आ गई, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम थी कि वहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन एड ऑन हो गई है, दैट इट इज़ टू बी डन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस अ सेमी परमिएबल, मतलब उसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास, उसके थ्रू पास होना है, तभी ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाएगी। अब ये आपको डायग्राम दे रखे हैं ऑस्मोसिस का। यहाँ पे एक इस फिगर में देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सिर्फ 3 ही वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 1 2 3। तो ये यहाँ पे ऑस्मोसिस होना शुरू हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव कर गए और यहाँ पे देखो इक्वल हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल बढ़ गया है वाटर का, सोल्यूशन का लेवल बढ़ गया। यहाँ पे इक्वल था लेवल, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लेवल कम हो गया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं और ये लेवल जो है बढ़ गया। ओके, इट इज़ यूनि डायरेक्शनल, एक ही जगह पे मूव करेंगे। तो अब इसको हम रूट्स के कॉन्सेप्ट में अगर अप्लाई करें, रूट्स के कंसर्न में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज हायर एज कम्पेयर टू रूट सेल्स। अब आसपास का जो
सराउंडिंग एरिया है किसी प्लांट के रूट का, तो वहाँ पे मिट्टी में ज़्यादा पानी होता है एज़ कम्पेयर टू द रूट सेल। रूट सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए पानी क्या होता है, कहाँ से मूव करता है, सॉइल से रूट सेल के अंदर मूव करता है। सो दैट इज ऑल्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमारा ऑस्मोसिस हो गया। ओके, सेल सैप इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, यही जो मैंने आपको बताया दे रखा है। सो दस वाटर एंटर्स द रूट सेल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब आप ये दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहे हैं या ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, ये हमने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये इसी चीज़ को समझा रहे हैं। अभी क्या हुआ कि सबसे पहले जो वाटर था वो सॉइल से कहाँ एंटर कर गया, रूट हेयर के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, पहले ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये रूट हेयर है, हम इसको पर्पल कलर लेते हैं। ये रूट हेयर में वाटर आया, अब ये कहाँ जा रहा है, पर्पल कलर से पहले ही इन्होंने शो कर रखा है, मैंने भी ले लिया, कोई बात नहीं। देखो वाटर अब कहाँ गया, रूट। अभी ये ब्राउन जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ तक रूट था, यहाँ तक रूट वाला पार्ट था। ठीक है, अब इसके बाद स्टेम में गया, ऊपर पानी स्टेम में जा रहा है, स्टेम के पास जाके वो कहाँ पहुँच गया, लीव्स के अंदर पहुँच गया। तो ये एक वाटर का, अब ये वाटर का अभी तो से हॉरिजॉन्टली अब्जॉर्ब हुआ, अब ये वर्टिकली ऊपर जाएगा। तो ये कैसे जा रहा है वो आपको इस वाले डायग्राम से देखो, एक फिगर ऐसे करती हूँ, एक फिगर आपकी ये है ना, और एक फिगर ये है, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। तो अभी हमने इस वाली फिगर को समझा कि इसमें कैसे दे रखा है। हम ये दूसरी वाली इसकी जो एडजेसेंट फिगर है इसको देखते हैं कि इसमें कैसे कर रखा है। इसको मैं रेड लाइन से सेग्रीगेट कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, अब इस वाली फिगर को देखो, इसमें देखो रूट हेयर जो है ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स ये सारे हैं। वाटर एंटर किया रूट हेयर के थ्रू, एपिडर्मिस में गया, ये रूट हेयर की जो एपिडर्मिस है उसमें, एपिडर्मिस से गया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से जाएगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से फिर ये अंदर जो सेंट्रल में जाइलम टिश्यू है इसमें मूव करेगा। यहाँ पे ना आपको ये डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, और डायग्राम में ऐसे डायग्राम दे देंगे विदाउट लेबलिंग, और 1 2 3 4 मार्क कर देंगे। जैसे सपोज ये एपिडर्मिस को मार्क कर देंगे 1, कॉर्टेक्स को मार्क कर देंगे 2, एंडोडर्मिस को 3, जाइलम टिश्यू को 4, और आपको बोल देंगे कि ये 1 2 3 4 बताओ क्या है ना। या फिर पूछ रहे हैं कि 1 से 2 में किस सॉरी सराउंडिंग ये जो है पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल से 1 में जो वाटर है वो किस प्रोसेस के थ्रू एंटर हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। अब आप ये देखो, ये पूरा जाइलम का टिश्यू दिखा रखा है, जाइलम के टिश्यू के थ्रू पानी आ गया लीफ के अंदर ना, ये जो पूरा कनेक्टिंग टिश्यू है ना ये जाइलम है, लीफ के अंदर आ गया, लीफ में वाटर अब्जॉर्ब हो गया, स्टोमा के थ्रू बाहर निकलेगा, मतलब ये ट्रांसपिरेशन हो गई, एपिडर्मिस और बाकी सारे सेल्स जो हैं वो उसको यूज़ भी करेंगे और वो पानी ट्रांसपिरेशन में भी जाएगा। तो ये इस तरीके से जाइलम लीफ में पानी पहुंचाता है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन होती रहती है, उस ट्रांसपिरेशन की वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है, वहाँ पे एक सक्शन बनाता है वो वैक्यूम, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, सक्शन थ्योरी। और उसकी वजह से वो जाइलम में जो कंडक्टिविटी है ना, जाइलम टिश्यू में पानी की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो बनी रहती है, और पानी कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब होता रहता है रूट हेयर के थ्रू और ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, सो नाउ इसी को एक्सप्लेन किया है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज सेम इन ऑल रूट सेल्स। व्हेन वाटर एंटर्स द रूट हेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज एज कंपेयर टू द एडजेसेंट कॉर्टेक्स सेल्स। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि जब पानी इसमें एंटर करता है रूट हेयर में, तो ये जो कॉर्टेक्स में जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है, इन वाले सेल्स में, कॉर्टिकल सेल्स में जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा से कम वाली जगह पानी मूव करेगा ना, तो इसीलिए पानी कहाँ से कहाँ मूव कर जाता है, रूट हेयर से कॉर्टेक्स में मूव कर जाता है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पे कॉर्टेक्स में आ गया, तो कॉर्टेक्स किससे, अब एंडोडर्मिस की सेल्स में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करें तो कॉर्टेक्स में ज़्यादा, एंडोडर्मिस में कम है, तो अभी कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाएगा और ऐसे ही जाइलम में जाएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। दस वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट हेयर सेल्स टू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, एंड फाइनली रीचेस द जाइलम टिश्यू थ्रू ऑस्मोसिस, और फिर ऊपर जाता है जाइलम के, जाइलम में ऊपर की तरफ कंडक्ट होता है, जो भी हमारे रूट का जाइलम है वो स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड होता है, स्टेम का जाइलम लीफ के जाइलम से कनेक्टेड होता है, इनकी कंटिन्यूटी बनी होती है, एंड ये पूरा आपस में कनेक्टेड होते हैं, एंड वाटर इसके थ्रू ट्रैवल करता है
तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट ग्रेविटी इन अ प्लांट थ्रू जाइलम इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। इसको हम असेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, सैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें वाटर के साथ क्या क्या है? डिजॉल्व्ड मिनरल्स भी हैं, इसीलिए हम इसको सैप बोल रहे हैं। असेंट मतलब ऊपर चढ़ना, तो वाटर का जो अब्जॉर्प्शन है, अपवर्ड मूवमेंट है थ्रू द रूट्स, रूट हेयर से लेके पूरे टिप्स तक, लीव्स की टिप्स तक, दैट इज नोन एज ascent of sap. Okay, so the upward movement of water and minerals against gravity in a plant through the xylem tissue is known as ascent of sap. सिर्फ xylem tissue के थ्रू जो नीचे से ऊपर पानी जा रहा है उसको ascent of sap बोल रहे हैं। यहाँ पे रूट्स वाला अब्जॉर्प्शन उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। अब एक स्टडी है, एक्टिविटी है, टू स्टडी हाउ वाटर रीचेस जाइलम वेसल ऑफ द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर जाइलम के थ्रू कैसे पहुंचता है नीचे से ऊपर, सॉइल में कैसे आता है, उसको दिखा रहे हैं। सिर्फ ऑस्मोसिस दिखा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस दिखा रहे हैं कि एक पोटैटो लिया है, एक बड़ा सा, ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक बड़ा सा आलू लिया है। बड़ा सा आलू लेके उसको छील लिया है, पहले उसको पील किया, ठीक है। एक बड़ा सा पोटैटो लिया, उसको छील लिया, पील कर लिया, और पील करने के बाद उसकी जो, उसको आधा काट दिया या ऊपर से थोड़ा सा 1/4 काट दिया। अब जो उसका बाकी पोर्शन है उसको क्या किया, अंदर से उसके जो अंदर का जो मटेरियल था उसको स्कूप आउट कर दिया। देखो आलू है, ये आलू का जो अंदर का पोर्शन था ना उसको स्कूप आउट कर दिया, ये खाली कैविटी है, ठीक है। अंदर का पोर्शन निकाल दिया उसका सारा, और उसका बेस भी कट कर दिया, मतलब फ्लैट कर दिया कि उसको हम रख सकें कहीं पे। अब इन्होंने क्या किया, एक पेट्री डिश ली, कांच की एक कोई भी वेसल ले ली, उसमें थोड़ा सा पानी भरा, बिल्कुल ज़रा सा। अब ये जो हमारी आलू की कैविटी थी उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा पानी भरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि वो जो हमारा जो कंटेनर है उसमें जो वाटर का लेवल है, और जो हमने आलू के अंदर, अपने पोटैटो के अंदर जो वाटर का लेवल रखा है, वो दोनों थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए। मतलब पोटैटो के अंदर जो वाटर का लेवल है वो हाई होगा एज कंपेयर टू द वाटर लेवल प्रेजेंट इन द वेसल इन विच यू हैव केप्ट द पोटैटो, ठीक है। अंदर वाला जो पोटैटो के अंदर जो पानी है उसका लेवल थोड़ा सा हाई है, जो बाहर वाला पानी है उसका लेवल थोड़ा सा नीचे रखिए। अब इस लेवल को मार्क करने के लिए या तो आप पोटैटो पे कोई कलर्ड मार्क लगाओ यहाँ पे, या एक बेस्ट तरीका क्या है कि एक ऑल पिन लगा दो, ऐसे स्लाइड कर दो ऑल पिन अंदर, और वो वाटर लेवल को टच करे, मतलब वाटर लेवल को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। हमें अब ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ये पील्ड पोटैटो है इसके अंदर पानी का लेवल ये है जब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है। अब ये हो गया, ये आपका बेसिक एक सेटअप हो गया। अब हमने क्या किया कि इस जो हमारा पोटैटो था इसके अंदर, अभी मैं कह रही थी ना पानी का लेवल, यहाँ पे आपको एक्चुअली अंदर इसके शुगर सोल्यूशन भरना है। शुगर सोल्यूशन क्यों भरना है? क्योंकि वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर अंदर भी प्योर वाटर होगा, बाहर भी प्योर वाटर होगा, तो वाटर का मूवमेंट जो है वो सेम होगा, फिर वाटर कहीं इकट्ठा नहीं होगा। अब अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम है, शुगर की ज़्यादा है। इसका मतलब अंदर जो पोटैटो के अंदर हमने जो वाटर फिल किया है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, बाहर वाला नॉर्मल वाटर है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पढ़ा है ना आपने, तो ये जो अंदर जो शुगर सोल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स हाइपरटोनिक में मूव करेगा, ठीक है। तो अब हमने इस सेटअप को कुछ घंटों के लिए रख दिया, उसके बाद आप इसको ऑब्जर्व करो। आप देखोगे 2-3 घंटे के बाद कि ये जो हमारा पिन था, ये देखो, ये पिन का लेवल ये था, और वाटर का लेवल जो है, जो शुगर सोल्यूशन है उसका लेवल पिन से ऊपर हो गया है, ज़्यादा भर गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुगर सोल्यूशन जो था वो ऑस्मोटिकली एक्टिव था, तो उसमें क्या हुआ, उसने पानी को अब्जॉर्ब किया, बाहर से पानी अब्जॉर्ब होता जा रहा है, पोटैटो के अंदर आ रहा है, क्योंकि पोटैटो में जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूशन भरा हुआ है हमने, या उसका जो पानी है जो बाहर और अंदर, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है। अंदर concentrated solution है, so water will move from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration। अंदर water की concentration कम है, तो इसीलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ move कर गया। So this shows the process of osmosis, and this is also a demo of the process by which the water reaches the xylem tissue। ओके, यही दे रखा है आपको, ये आप पढ़ लीजिएगा।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि ना आता हो आपको। ओके, अब हम देख रहे हैं कि रूट हेयर जो है वाटर उन्होंने अब्जॉर्ब किया, डिजॉल्व मिनरल्स अब्जॉर्ब किए, डिफ्यूजन के थ्रू किया, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, है ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस बिकॉज द रीज़न क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ हायर इन द सॉइल एज कम्पेयर टू द रूट हेयर सेल्स। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये ध्यान रखना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हो गया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब हमारी जो थर्ड प्रोसेस हमने मेंशन की थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पानी तो ठीक है मूव कर गया, अब क्या है कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, अंदर कम थी। तो अगर हम कन्वर्स की बात करें, ऑपोजिट सिचुएशन की बात करें, तो जो मिनरल्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा सेल है, रूट हेयर है, उसके अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग सॉइल। ठीक है ना ये बात। तो अब लेकिन हमें और ज़्यादा मिनरल्स चाहिए। जितने मिनरल्स प्लांट के पास हैं, रूट हेयर के पास हैं, अपने सेल के पास हैं, उससे तो काम नहीं चल रहा, उसको और ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, तभी तो वो ग्रो करेगा। तो अब मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कैसे होगा? मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन तो रूट हेयर के अंदर ज़्यादा है, सराउंडिंग सॉइल में कम है। तो अब हमें कहाँ से लेने हैं मिनरल्स को? कम से ज़्यादा वाली साइड में लेना है। बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, कम से ज़्यादा में मूव इन करवाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लांट को थोड़ी सी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो ऐसा मूवमेंट, द मूवमेंट, अब देखो इसकी डेफिनेशन आप बहुत आराम से बना सकते हो। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन to a region of their higher concentration by utilizing the energy of the cell is called active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने किसको बोला? जैसे हम पहाड़ पे, आप देखो, जैसे ये आपका एक कोई माउंटेन है, अब आपको इस पे चढ़ना है, व्हीकल लेके जाना है, तो व्हीकल को ज़्यादा टॉर्क चाहिए, ज़्यादा एफर्ट लगेगा। आपको भी चढ़ना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और नीचे उतरना है तो नीचे उतरने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या ऊपर जाने में? ऊपर जाने में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, नीचे आने में तो ऐसे ही आ जाओगे। अगर आपकी कार में पेट्रोल नहीं है तब भी आप नीचे उतर आओगे, है ना, कार अपने आप रोल डाउन हो जाएगी। ऊपर जाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, आपकी व्हीकल को बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात है कि अब हम देखते हैं आपकी बुक में क्या दे रखा है। वही जो मैंने आपको बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इज मोर इन द रूट हेयर सेल्स दैन इन द soil, therefore they need to be absorbed कहाँ से कहाँ पे? from the lower concentration that is soil to the higher concentration that is cell. So this movement needs energy. इस movement में क्योंकि ये concentration gradient के against है तो हमें energy spend करनी पड़ेगी, और energy spend करते हैं जहाँ पे, तो उस वाले process को हम बोल देते हैं active transport. ओके, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हेंस इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कहीं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो वहाँ से वो जाएगी जहाँ पे उसकी वैल्यू, जहाँ पे वो कम है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे इकट्ठी हो रखी है वहीं पे और ऐड ऑन होना है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, तो स्लोप के अगेंस्ट जाना है हमें। ठीक है, सो अब इसमें कैसे होता है? द मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड इन द सोल्यूशन फॉर्म। जो भी मिनरल्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व करके सोल्यूशन की फॉर्म में ट्रांसमिट किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इज हायर than that of the cells of root hair, they enter the root hair cells through diffusion. अभी एक और बात कह रहे हैं कि अगर जैसे सपोज हमने अपना प्लांट लगाया और हमने क्या किया कि जो सराउंडिंग सॉइल है उसमें मैन्योर ऐड कर दिया, फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, तो अब जो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन थी वो सॉइल में ज़्यादा हो गई। तब जो है जो रूट हेयर है हमारा वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू उस जो सोल्यूट्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेंगे। दोनों चीज़ चल रही है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब होगा नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अगर हमारा जो सराउंडिंग सॉइल है, रूट के सराउंडिंग सॉइल है, दैट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो फिर वो नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे हैं आपको। यहाँ पे तो सिंपल सिंपल होंगे, लेकिन एग्जाम में बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ओके, प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और ब्रांचेस। तो ये तो सिंपल है, रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, नो बिग डील, सिंपल आंसर।
रूट हेयर आर द डैश ऑफ द रूट्स. रूट हेयर क्या है? दे आर द फाइन आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स. तो ये पहला वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, फाइन आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ रूट हेयर डज नॉट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. कौन सा वाला फीचर हेल्प नहीं कर रहा है? लार्ज सर्फेस एरिया हेल्प करता है. प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस टाइनी पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ रूट हेयर, ये भी हेल्प करता है. फ्रीली परमिएबल सेल वॉल एंड सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ये भी हेल्प करती है, तभी तो पानी अब्जॉर्ब हो रहा है. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म. प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म हेल्प नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें हेल्प करती है. प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म तो वो है ही वहाँ पे. तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो गया. डजंट हेल्प, बाकी सब हेल्प कर रहे हैं. The movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration until an equilibrium is reached. यहाँ पे आपको semi permeable layer को mention नहीं किया है. So this is the definition of diffusion. The movement of water molecules from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration through a semi permeable membrane. तो ये आपका हो गया osmosis. Okay, now Phillips. Phillips में क्या दे रखा है? The upward movement of water and minerals in a plant through the xylem is called ascent of sap. ये टर्म याद रखिएगा. जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ascent of sap. The concentration of minerals is dash in the root hair cells than in the soil. मिनरल्स रूट हेयर सेल में ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? ज़्यादा होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो सॉइल से अब्जॉर्ब होते हैं. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश कॉन्सेंट्रेशन टू अ region of dash concentration by utilizing energy is called active transport. The movement of particles from a region of lower concentration to a region of higher concentration, कम से ज़्यादा में जा रहे हैं, मतलब अक्रॉस एनर्जी ग्रेडियंट, तो एनर्जी जो है स्पेंड करेंगे बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो वी आर डन विद इट. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की यहाँ पे डेफिनेशन या मीनिंग दे रखा है कि इट इज़ द ग्रेजुअल डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन अ सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में बता रखे हैं. वैसे ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो. ओके, सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर. आई एम श्योर समझ में आया होगा. इसके 2-3 लेक्चर और हैं, बाकी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना. आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तो आगे फिर पढ़ाने का फ़ायदा नहीं होता. ओके, टेक केयर.